Destruction of Bastille. Now coming to the next paragraph. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of manor had hired bands and brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब रूमर फिर से स्प्रेड हुई कि फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, मतलब रेजिडेंशियल, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल मेनली एंड द अपर क्लासेस, दैट उन लोग ने ऑर्डर करा है ब्रिगेंड्स मतलब छोटे मोटे डाकू टाइप्स, उनको हायर करा है कि जो उनकी जो फसलें हैं उनको ख़राब कर दें. सो कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, वो लोग भी डर गए. तो उन लोग के पास जो भी सामान था, जो भी अपना हल वगैरह था खेत के, उससे उन लोग ने वो सब लिया और अटैक्ड चैटिक्स व्हाट इज़ अ चैटिक्स, कासल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन. उन लोग ने ये सब अटैक करना चालू कर दिया और लूटने लग गए. घर वो सब जला वला दिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे रिलेटेड टू मेनोरियल ड्यूज़ मतलब जो लैंड और वो ड्यूज़ जो थे उनको जो नोबलमैन को पे करने थे, जहाँ पे भी ये सब रिकॉर्ड रखा गया था उन सब को भी जला दिया. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. अब जितने भी noblemen और वो सब थे बड़े लोग, वो सब अपना घर बार छोड़ के भाग गए दूसरी कंट्रीज़ या माइग्रेट कर लिए. Faced with the power of these revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now be checked by a constitution. अब ये जितना भी रिवोल्ट देख के किंग को लगा कि अब मेरे को नेशनल असेंबली की जो फॉर्मेशन थी, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन कब थी, ऑन 20th जून. सो उसको लगा कि अब उसकी भी पावर चेक होनी चाहिए, नहीं तो रिवॉल्ट्स बढ़ते चले जाएंगे. एंड उसको रिकग्निशन दे देनी चाहिए नेशनल असेंबली को, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. नाउ ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. अब 4th August 1789 को असेंबली ने एक बिल या एक वो पास करा जिसमें फ्यूडल सिस्टम, द एस्टेट थिंग वाज अबॉलिश्ड एंड ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस भी अबॉलिश कर दिए गए थे जो सिर्फ थर्ड एस्टेट पे थे वो वाले. मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. जो ऊपर के 3 एस्टेट थी, तो जो क्लर्जी were also forced, the second estate was also forced to give up their privileges जो उनके पास by birth मिलती थी. Tithes were abolished and the lands owned by the church were confiscated. जो चर्च के पास जो लैंड था उसको कन्फिस्केट कर लिया, उसको गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया, और जो टैक्स था टिथिस वो अबॉलिश कर दिया गया था. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवरेज. अब उसके पास ये डेट भी थी 2 बिलियन लेवरेज की, उसने इससे अपनी वो भी डेट रिकवर कर ली. Now this is a very important date. On the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing all the taxes. This is very important and you should learn all these dates. Now coming to the next, France becomes a constitutional monarchy. Now ये जितने भी रिवॉल्ट्स हुए उसके बाद किंग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी पावर्स चेक करी जाए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. Now the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. उसने एक्सेप्ट ये बात करी थी 1789 में और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनकर आया था 1791 में. Its main object was to limit the powers of the monarch. जो भी अभी तक सिर्फ किंग के हाथ में एब्सोल्यूट पावर थी, अब उसकी लिमिट कर दी जाएंगी पावर्स
क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गई है उसकी पावर्स को चेक में करने में. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, the executive, and the judiciary. This made France a constitutional monarchy. Now, this diagram is very helpful. अब जुडिशरी होता है हमारा, अब जैसे आर गवर्नमेंट ऑल्सो इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर. लेजिस्लेचर में आता है हमारा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव में हमारा आता है मिनिस्टर्स एंड द और हायर पोजिशंस प्रेसिडेंट, एंड इन द जुडिशरी ऑल द कोर्ट्स कम. So our also government is divided into 3 parts. Now in the French constitutional monarchy, जुडिशरी में जजेस आते थे, एग्जीक्यूटिव में किंग एंड मिनिस्टर्स आते थे, एंड लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली एंड इलेक्टोर्स आते थे. नाउ अब इसमें हमें ये देखना है कि जो पॉपुलेशन थी, जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वहाँ पे सारे लोग वर नॉट एलिजिबल टू गिव वोट. ओनली द एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो थे जो सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे. एक वैल्यू फिक्स कर दी गई थी कि अगर आप यहाँ तक का टैक्स देते हो, इतने ज़्यादा टैक्स देते हो, तभी आपके पास राइट है टू वोट. एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो 25 वर नॉट अलाउड टू गिव वोट. सो अब 28 बिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ 4 ही बिलियन ऐसे लोग थे जिनके पास हक था वोट करने का. अब वो लोग वोट करते थे इलेक्टोर्स को, और फिर इलेक्टोर्स वोट करते थे किसको? नेशनल असेंबली को. नाउ दिस नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी एग्जीक्यूटिव को, किंग और मिनिस्टर्स को. नेशनल असेंबली किसको कंट्रोल करती थी? किंग और मिनिस्टर्स को. और यही जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो वोट करते थे जुडिशरी पावर को, द जज को. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब कि पहले एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टोर्स को करते थे और फिर इलेक्टोर्स नेशनल असेंबली को करते थे. एक्टिव सिटीजन्स डायरेक्टली किसको वोट कर रहे हैं? इलेक्टोर्स को. और इलेक्टोर्स डायरेक्टली किसको वोट कर रहे हैं? नेशनल असेंबली को. बट एक्टिव सिटीजन्स इनडायरेक्टली किसको वोट कर रहे हैं? नेशनल असेंबली को. समझ में आया? Now that is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage. मतलब 3 दिन का लेबर का जो वेज होता था उसकी इक्वल अगर वो टैक्स पे करते थे तभी उनके पास हक था कि वो राइट टू वोट. और ये राइट टू वोट सिर्फ अडल्ट मेन के पास था. The remaining men and all women were classified as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. मतलब सबसे ज़्यादा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर उसको वोट करना है तो. The constitution began with a declaration of rights of man and citizen. Rights such as right to live, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. अब जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में राइट्स इम्पोज करे गए थे फॉर मैन एंड सिटीजन ऑफ फ्रांस, इसमें राइट टू लिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाई करे गए थे. मतलब आपकी स्पीच, आपकी फ्रीडम, आपकी ओपिनियन, आपकी फ्रीडम. अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो यू हैव द राइट, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कि आप अपनी ओपिनियन आप बोल सकते हो. राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब
आपके पास भी जीने का अधिकार है उतना ही जितना सबका है। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि अगर कोई भी थर्ड स्टेट का है या कोई भी फर्स्ट स्टेट का है, लॉ के सामने वो दोनों इक्वल है। It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights, and these rights could not be taken away. Now, reading political symbols, अब जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको पिक्चर के ज़रिए से उनको चीज़ें बताई जाती थी, समझाई जाती थी। तो ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन रीड ऑन योर ओन। Now coming to France abolishes monarchy and becomes a republic. अभी तक हमने क्या देखा, किंग था, किंग से हमारे पास फिर नेशनल असेंबली बनी, देन रिवोल्ट्स चालू हुए तो किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, देन फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस ने मोनार्की अबॉलिश कर दी और एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। नाउ दिस सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the King of Prussia. अब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर वो अपनी सीक्रेट नेगोशिएशन चालू रख रहा था किंग ऑफ प्रूशिया के साथ, और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो भी वरी होने लग गए कि फ्रांस क्या कर रहा है। Rulers of the neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, अब जब ये हो पाता, जैसे ही हो पाता, उससे पहले नेशनल असेंबली ने 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. अब नेशनल असेंबली के वो लोग इतनी बात मानते थे कि जो नॉर्मल लोग भी थे, जो आर्मी में नहीं थे, वो बहुत सारे वॉलंटियर्स आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। नाउ दिस दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। अब ये जो वॉर थी वो किसके बीच में थी, लोगों ने कैसे देखी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट दिस वॉर वॉज अगेंस्ट द पीपल एंड द किंग्स एंड द एरिस्टोक्रेसी। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Lisle. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. अब जब ये लोग वो करने जा रहे थे, वॉर पे जा रहे थे, they were marching through Paris, वो लोग ये गाना गाने लग गए क्योंकि बहुत सारे उस समय पेट्रियाटिक सॉन्ग्स आ रहे थे, उसमें मर्सेलिस वॉज वन ऑफ देम। नाउ इतने सारे लोगों ने ये पहली बार गाना गाया, तो नाउ दिस इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज ऑफ द पीपल। अब जितने भी रेवोल्यूशनरी वॉर्स फ्रांस लड़ रहा था उससे बहुत लॉस हो रहा था उसकी खुद की कंट्री को और उसकी इकनॉमी को। अब जितने भी मेन थे वो तो चले जाते थे वॉर लड़ने, पर वुमेन को बहुत दिक्कत होती थी कि उनको घर भी चलाना होता था और पैसे भी लाने होते थे क्योंकि मेन तो लड़ने चले गए थे वॉर। नाउ लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। अब जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी उनको ये भी पता था कि जो ये रेवोल्यूशन चल रहा है उसको अभी बंद नहीं कर सकते, उसको अभी और आगे लड़ना है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 थी उसने सिर्फ रिचर सेक्शंस को पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। रिचर सेक्शन को पॉलिटिकल राइट्स कैसे मिले थे, क्योंकि जो ज़्यादा टैक्स पेयर थे सिर्फ वो ही वोट कर सकते थे, तो ऑब्वियसली उनको रिचर सेक्शंस को, अब जिनके पास कम पैसा है वो तो वोट कर ही नहीं सकते हैं,
तो जितने भी हाई हाई थे, जो हाई कास्ट के थे, जो रिच थे, सिर्फ वही तो वोट कर पाते थे, उन्हीं के पास पॉलिटिकल राइट्स थे। बाकी जो पुअर थे उनके पास पॉलिटिकल राइट थे ही नहीं, राइट टू वोट था ही नहीं। Now political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. अब अगर किसी को भी गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कस करनी थी तो पॉलिटिकल क्लब्स का कल्चर चालू हो गया था। The most successful of these clubs was that of the Jacobins, who got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. अब इन सारे पॉलिटिकल क्लब्स में जैकोबिन्स वाज द फेमस एंड द सक्सेसफुल क्लब. Women too had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. अब वुमेन ने भी अपने क्लब्स बनाने चालू कर दिए थे. अब हमें आगे पता चलेगा जैकोबिन क्लब के बारे में. The members of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous sections of the society. They included the small shopkeepers, artisans, shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, servants, daily wage workers. ये जितने भी थोड़े कम पैसे कमाते थे, ये उनका क्लब था जहाँ पे वो अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ डिस्कस करते थे और प्लान करते थे. Their leader was Maximilian Robespierre. A large group among Jacobins decided to stop wearing striped trousers similar to those worn by dock workers. अब जितने भी नोबल्स थे फ्रांस में वो शॉर्ट पैंट्स पहनते थे. शॉर्ट पैंट्स मतलब वो नी के थोड़ा सा नीचे तक होता था और एंकल के काफ़ी ऊपर वहाँ तक ही होते थे उनके पैंट्स. वहाँ पे एक इलास्टिक टाइप्स था, तो बेसिकली दे वोर शॉर्ट पैंट्स और नी ब्रीचेस. पर जो जैकोबिन्स थे उन्होंने सोचा कि हम अब इसको सिंबल नहीं बनने देंगे नोबिलिटी का कि ये हाई कास्ट के, ये लो कास्ट के, हम लोग अपना खुद का स्टार्ट करेंगे. तो उन्होंने ये पहनना बंद कर दिया. And they started to wear this kind of loose things or full things. Now a large group among Jacobins decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. It was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches. उन लोग ने एक ये सिंबल बनाया कि जो नोबल्स हैं, जो ये शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं, नी ब्रीचेस पहनते हैं, सिर्फ उनके ही पास पावर नहीं है. These Jacobins came to be known as the sans-culottes, literally meaning those without knee breeches. अब जैकोबिन्स को सैंस-क्यूलेट्स के नाम से जानने लग गए सब. सैंस-क्यूलेट्स men wore in addition the red caps that symbolized liberty. अब इसमें भी it is shown a red cap ना that symbolizes liberty. So जैकोबिन्स ने एक अपना खुद का अटायर, अपना खुद का एक फैशन बनाया that was very symbolic. Women however were not allowed to do all these things. In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. Now, what is the meaning of insurrection? Insurrection का मतलब होता है एक revolt, एक large scale पे revolt against the government और जो भी है power में. अब 1972 में Jacobins ने प्लान करा कि वो एक बड़ा इंसरेक्शन प्लान करेंगे जो कि अगेंस्ट होगा शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. जब शॉर्ट सप्लाई होती है तो प्राइसेस ऑफ फूड तो वैसे ही बढ़ जाते हैं. नाउ 10th ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th August दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज
massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. Now this is a very important turn in the French Revolution. उन्होंने 10th अगस्त को स्टॉर्म करा पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, मैसेकेड द किंग गार्ड, सारे किंग गार्ड को मार डाला एंड किंग को होस्टेज ले लिया फॉर सेवरल आवर्स. फिर असेंबली ने वोट करा कि पूरी रॉयल फैमिली को कैद कर लिया जाए, इलेक्शंस करे जाएं और जितने भी मेन हैं ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पहले तो सिर्फ रिच वाले वोट कर सकते थे पर अब हर कोई वोट कर सकता है. ऑल मेन, सॉरी नॉट विमेन, ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट. नाउ अब हम पॉलिटिकल चेंज देख सकते हैं. पॉलिटिकल चेंज ये है कि पहले सिर्फ 25 ईयर्स ऑफ अबव एज को कर सकते थे वोट, और वो भी जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स पे करा हो. पर अब ऑल मैन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट एंड रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. अब इस जो इलेक्ट करी गई थी जो असेंबली, उसको कन्वेंशन बुलाने लग गए लोग. एंड ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. अब उसने मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गई. एंड वी नो द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, अ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. पहले तो हेरिडिटरी था, मोनार्की सिस्टम चलता था. अब एक रिपब्लिक सिस्टम चलेगा जहाँ पे पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल choose their government, choose the head of the government, or there will be no hereditary monarchy. Now Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21st January 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde. Now Place de la Concorde is a very big square मतलब चौराहा टाइप्स in France, in Paris. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. Up they were executed on a guillotine. Now I will show you what is a guillotine. This is a guillotine. इसमें the victim is beheaded by this blade. So the king and queen both met a very unfortunate death in the French Revolution. Now I will give a worksheet till here. Please go through the corrections. Don't make me do corrections again and again. अगर एक बच्चे ने भेजे हैं और मैंने करेक्शन करा है तो आप करेक्शन देखेंगे और फिर अपना काम भेजेंगे. आप अपना काम करके रखिए. अगर मैंने कोई करेक्शन करा है ग्रुप में तो आप अपनी नोटबुक में भी करेक्ट करिए और तब भेजिए. आपको गलत आंसर्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड अगर आप गलत आंसर्स भी क्यों भेज रहे हो, आप क्योंकि वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हैं. अगर आप वीडियो देखें, चैप्टर पढ़ें, देन देयर विल बी नो मिस्टेक्स.